हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका ई टेम्पोर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, जिसमें आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो आपका पहला चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला चैप्टर, जो आपकी आगामी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, और वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं रासायनिक एवं रासायनिक समीकरण। तो बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक क्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आपका रासायनिक समीकरण है सी प्लस ओ टू इक्वल CO2। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो हैं, जो अभिकारक हैं सी और ओ, यानी कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, और ये जो प्रोडक्ट बना है यानी CO2 ये आपका उत्पाद है। यानी अभिकारकों को मिला करके जो उत्पाद बनता है उन सब से जो क्रिया होती है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन, तो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे CO2। तो जिसको हम लोगों को क्या बोलना होगा, ये उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी आपके पदार्थ हैं वो उत्पाद बनाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पे, भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे श्वसन लेना, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया की वजह से हो पाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण के बारे में बात करें तो अवस्था में परिवर्तन आता है, रंग में भी परिवर्तन आता है, ताप में परिवर्तन आता है, गैस का उत्सर्जन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, उनमें आपका स्टेट चेंज हो जाता है। अगर कोई लिक्विड है तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, और उसका कलर अगर वाइट है तो हल्का येलो हो जाएगा। टेम्परेचर की बात करें, अगर वो ठंडा है तो थोड़ा सा हीटनेस गर्म रहेगा, और देखा जाए तो गैस का उत्सर्जन भी इसमें होने लगता है। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं शब्द समीकरण के द्वारा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी जिंक की बात कर लेते हैं तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अगर देखते हैं तो आपका आंसर आएगा ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2, यानी जिंक सल्फेट आपका ये अलग निकल गया और H2 हाइड्रोजन गैस आपकी निर्मुक्त हुई। तो आशा कर रहा हूँ आपको रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा ये कैसे हुआ। अब बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादक के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे ये आपका तीर है तो तीर के ऊपर हम लोग लिख देते हैं ताप। तो ये आपका जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में परिस्थिति को दर्शाता है कि क्या आपका रिएक्शन चल रहा है। तो ताप में, दाब में, या उत्प्रेरक कैटलिस्ट ले लेते हैं कोई ना कोई। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है।
यानी इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारक एवं उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी इसमें आपका समझ आया कि रासायनिक समीकरण में अगर आपका रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है तो सभी दोनों ही तरफ यानी तीर के इस तरफ और तीर के इस तरफ दोनों ही अभिकारक और उत्पाद का जो बैलेंस है यानी वो इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे बात कर लेते हैं, एक आपका इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन में आप देखेंगे Fe और H2O एरो Fe2O3 एंड H2। यहाँ पर Fe आपके कितने हैं? 1। यहाँ पर Fe कितने हैं? 2। इसका मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा आपका 2Fe प्लस यहाँ पर H2 कितने हैं आपके? H2 वो है आपके 2, इधर भी कितने हैं? 2, इक्वल है। यहाँ O कितने हैं आपके? 1, लेकिन यहाँ O कितने हैं? 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 3 का मल्टीप्लाई करना। कितने का? 3 का। तो ये कितना हो गया? H 3 2 6। यहाँ H हो गया 6, इसका मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्यूरेट आंसर बन जाएगा 2Fe प्लस 3H2O एरो Fe2O3 प्लस 3H2। ये आपका इक्वेशन रेडी होगा। अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उनमें आपका संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से समझ आता है कि समायोजित करना है, ए और बी को जोड़ना है। यानी दो आपके एलिमेंट दिए गए हैं, उनको आपको जोड़ करके कंप्लीट एक वैल्यू है वो निकालनी है या नया कोई प्रोडक्ट है उसको बनाना है। तो कॉम्बिनेशन या संयोजन की बात आती है तो आप समझ गए होंगे तो संयोजन अभिक्रिया में बात करते हैं तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैंने कार्बन लिया, कार्बन और इधर ऑक्सीजन लिया, तो इन दोनों को मिलाकर के एक नया उत्पाद बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका उत्पाद है और एकल उत्पाद है। जैसे मैंने बात किया 2H2 प्लस O2 तो आपका बनेगा 2H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर के एक नया उत्पाद बना, उसको हमने नाम दिया जल यानी पानी। एक और बात कर लेते हैं, जैसे मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना और हाइड्रोजन, तो अगर चूने में पानी मिला देंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बनेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी अभिक्रिया है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो अभिक्रियाएं आपकी। तो ये ऊष्माक्षेपी है जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। यानी वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके साथ में टेम्परेचर अगर उत्सर्जित हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उसमें ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा हटती है, यानी ऊष्मा गायब हो जाती है। तो बात कर लेते हैं, जैसे मेथेन है और ऑक्सीजन के साथ में हमने क्रिया कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना और ऊष्मा उसमें निकली। अगर मैंने ग्लूकोज की बात की, यहाँ तो 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। तो ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। यानी C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें और इसको हम लोग देखें तो ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा।
अब बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो इसको कहेंगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में हम लोग देखते हैं, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी किसी एक अभिकारक से अगर दो प्रोडक्ट बने उसको हम कहेंगे वियोजन। यानी इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे अब बात कर लेते हैं, इसी के अंतर्गत आता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के द्वारा वियोजन अपक्रिया, यानी ऊष्मीय वियोजन, अगर हम किसी चीज को गर्म करें और वो दो भागों में डिवाइड हो जाए तो उसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में आपका फेरस सल्फेट है। ये फेरस सल्फेट के आपका Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 बना, तो इसका मतलब है था यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल अभिकारक था, यहाँ दो प्रोडक्ट बन गया, तीन बन गए, दो या दो से अधिक, यानी एक दो तीन। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन में जैसे हमने चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम संगमरमर कहते हैं, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर या खड़िया चौक इसी को कहते हैं। तो इससे आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। अब बात करते हैं वैद्युत वियोजन, यानी बिजली के द्वारा एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ने की अपक्रिया वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे मैंने वाटर लिया H2H2, अगर इसमें बिजली का करंट दिया तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2H2O प्लस O2, यानी हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक बीकर है, ये क्या है? बीकर है, और इस बीकर में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन परखनली है, ग्रेफाइट की रॉड्स लगी हुई हैं, प्लास्टिक का ये मग है, हाइड्रोजन गैस, पानी और रब स्टॉवर एंड कैथोड एंड एनोड, यानी इसमें एक करंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, कौन सी गैस? हाइड्रोजन है वो, और ऑक्सीजन है वो, ये आपकी निर्मुक्त होने लगती है कौन से वियोजन के साथ में? वैद्युत वियोजन के साथ। अब बात कर लेते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में हम देखेंगे कि सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति से होने वाला वियोजन, यानी सूरज के प्रकाश से जो वियोजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। जैसे 2HCl, सूर्य का प्रकाश है, टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हुआ, 2Hg और Cl, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन। अब बात कर लेते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया वो अपक्रिया है जिसके अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, यानी इसमें ऊष्मा की जरूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए, यानी इसमें ऊष्मा खर्च होती है। जिसमें ऊष्मा खर्च हो उसमें हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। यानी दो अपक्रिया हैं आपके, एंडो और एक एक्सो, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो होती हैं। तो उसमें से आपकी ये है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, जिस अपक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की या प्रकाश की बहुत जरूरत होती है, उसको हम कहेंगे क्या? ऊष्मा शोष। अब बात कर लेते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन से समझ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एलिमेंट है और ये आपका कोई प्रोडक्ट, सॉरी यौगिक है, इसके साथ में अब अपक्रिया बनेगी तो FeSO4 प्लस Cu, ऐसी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन का मतलब अपना स्थान चेंज कर देता है, यानी सल्फेट इसके साथ जुड़ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, ऐसी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का हरा रंग FeSO4 के कारण हो गया। Zn प्लस CuSO4 या ZnSO4 प्लस Cu जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है।
जिंक जो है, जो आपकी विघटन श्रेणी होती है उसमें उच्च स्थान पर है। कॉपर से जिंक कॉपर से उच्च स्थान पर है, इसीलिए ये अधिक क्रियाशील तत्व है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी अगर Na के पास Cl चला जाए और SO के पास Ba, तो ये बन जाएगा BaSO4 और NaCl, यानी नमक। इसके 2 पार्ट्स, 2 एटम्स थे, इसके भी 2, तो 2NaCl। ये आपका साधारण नमक हो गया, ये BaSO4 हो गया। अब बात कर लेते हैं आपका उपचयन और अपचयन, यानी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन, यानी अपचयन। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी हो, जैसे अब यहाँ पे देखा C+O2 CO2, 2Cu+O2 ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, Cu+H2 Cu+H2, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है वो अभिक्रिया कैसी कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, इसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी। इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। ये आप इस तरह से याद रखना। आपका अगर उपचयन है तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, और इस वाले में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। संक्षारण, देखो एक होता है संरक्षण और एक होता है संक्षारण। तो संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज का बचाव, है ना, और संक्षारण का मतलब होता है किसी चीज का नष्ट होना। संरक्षण का मतलब जो होता है वो बचाव होता है, सेफ्टी करना होता है, और जो संक्षारण है उसका मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे से नष्ट होना। यानी जब कोई धातु ऑक्सीजन या आर्द्रता यानी नमी की वजह से या अम्ल के संपर्क में आकर के वो कमजोर, धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है, ऐसी घटना को संक्षारण की क्रिया कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जमना, या आपका ब्रॉस होता पीतल के ऊपर में हरी हरी सी परत जमना, ये सभी क्या संक्षारण के उदाहरण है। इनको दूर करने के लिए हम लोग विद्युत लेपन या पेंट्स करके इसको हम संक्षारण को बचा सकते हैं, यानी संक्षारण को अपना बचा सकते हैं लेपन यानी इसका पेंट्स करके। अब बात करते हैं विकृत गंधता, रेंसिडिटी। ये क्या होता है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट रखा है और काफी दिनों तक रखे 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 उसमें सड़ान पैदा हो जाए, तो उसमें से खट्टी सी या बहुत ही बेकार सी स्मेल आती है, उसको विकृत गंधता कहते हैं। यानी बसा युक्त प्रोडक्ट हैं, जैसे ब्रेड रखा रहे या दही रखा रहे काफी दिनों तक, तो इसमें बदबू आने लगती है। तो तेलीय चीजें हो गई, खाद्य चीजें हो गई, तो इनके स्वाद में, गंध में परिवर्तन आता है, इसको विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता को रोकने के लिए, विकृत गंधता को रोकने के लिए हमको प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके या वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर बचा सकते हैं, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरकर शीतलन के द्वारा। तो आपने देखा हो जैसे कुरकुरे वगैरह के जो पाउच आते हैं, पैकेट आते हैं, या खाद्य पदार्थों के पैकेट आते हैं, वो फूले हुए होते हैं, तो इसका मतलब उसमें कौन सी गैस भरी हुई है? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि वो खाद्य पदार्थ ज्यादा दिन तक चल पाए, इसीलिए हमको वो प्रोडक्ट मुंह से नहीं फाड़ने चाहिए। तो आशा करता हूँ ये आपको थोड़ी सी थ्योरी, शॉर्ट थ्योरी आपको याद हुई होगी, समझ आई होगी। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपकी तैयारी बनी रहेगी, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।